नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 41वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेरिप्लस में वर्णित बंदरगाहों तथा उनकी स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमको पता है नाउरा मालाबार तट पर है, एकदम सही है। कोलची तमिल तट पर है, एकदम सही है। बेरीगाजा गुजरात तट पर है, इसमें दे रखा है आंध्र तट, ये गलत है। बेरीगाजा गुजरात तट पर था। और परिपतन या देवल ये उड़ीसा तट पर है, एकदम सही है। तो इसमें ए बी डी सही है, सी गलत है। हमको सी ऑप्शन इसमें चूज करना है, तो सी इसमें गलत है। बेरीगाजा या भरूच गुजरात तट पर है, गुजरात तट पर था, ना कि आंध्र तट पर। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउरा मालाबार तट पर था। कोलची तमिल तट पर था। बेरीगाजा गुजरात तट पर था, गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर था। और परिपतन या देवल उड़ीसा तट पर था, एकदम सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था। तो अनिर्वसित शब्द केवल शूद्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द शूद्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस पंथ के अनुयायी अयस्क शूलिका के नाम से जाने जाते थे। तो हमको पता है कि शैव पंथ के अनुयायी अयस्क शूलिका के नाम से जाने जाते थे। शैव पंथ के अनुयायी अयस्क शूलिका के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पुराणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिस अवतार के लिए चुना गया था। तो हमको पता है, हमको पुराणों से ये जानकारी मिलती है कि जब वासुदेव कृष्ण उत्तरी भारत में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म को फैला रहे थे, उसी समय कायावरोहण नामक स्थान पर जो है शिव ने लकुलिस अवतार के रूप में अपना जन्म लिया। तो इसमें डी ऑप्शन सही है कि शिव का जो लकुलिस अवतार है वह कायावरोहण नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था। डी ऑप्शन कायावरोहण नामक स्थान पर लकुलिस का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पर भगवान शिव द्वारा अपने जो लकुलिस अवतार है उसका चुनाव किया गया था। तो कायावरोहण नामक स्थान पर जो है शिव के लकुलिस अवतार का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी कायावरोहण। क्वेश्चन फिफ्थ है, निम्नलिखित किस संगम साहित्य में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा कामसूत्र का समन्वय मिलता है। तो हमको पता है कि तिरुवल्लुर की रचना जिसका नाम है कुरल, उसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा कामसूत्र तीनों का समन्वय मिलता है। तिरुवल्लुर की रचना कुरल में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामसूत्र तीनों का समन्वय मिलता है। तिरुवल्लुर की रचना कुरल में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित नाटक है। तो कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की थी, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की थी कालिदास ने। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालिदास के 3 नाटक कौन कौन से हैं? विक्रमो वर्षियम, दूसरा है मालविकाग्नि मित्रम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके अलावा कालिदास ने 2 महाकाव्यों की भी रचना की थी
उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है रघुवंश और कुमार संभवम, और इसके अलावा उन्होंने 2 खंड काव्य की भी रचना की थी। उनके नाम है मेघदूत तथा ऋतु श्रृंगार, मेघदूत तथा ऋतु श्रृंगार। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कारकोट वंश के किस शासक के राज्यकाल में हेनसांग कश्मीर गया था? तो हमको पता है कि 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी और इसी के शासनकाल में हेनसांग कश्मीर गया था। तो दुर्लभवर्धन इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन स्रोतों में वर्णित कौटुंबिक शब्द का अभिप्राय निम्नलिखित में से क्या था? तो जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे परिवार का स्वामित्व होता है उसको कौटुंबिक कहा गया है। उसको कौटुंबिक कहा गया है कि पूरे परिवार के स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि को कौटुंबिक कहा गया है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटुंबिक किसे कहा गया है? पूरे परिवार के स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि को कौटुंबिक कहा गया है। ठीक है, और एक कृषक के स्वामित्व वाली भूमि को साख्त कहा गया है, या व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि को साख्त कहा गया है। और विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को प्रकृष्ट या कृष्ट कहा गया है। विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को प्रकृष्ट या कृष्ट कहा गया है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौटुंबिक पूरे परिवार के स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि को कौटुंबिक कहा गया है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ पूर्व मध्यकालीन लेखक तथा उनकी कृतियों के नामों को 2 सूचियों में रखा गया है। इन्हें सम्मिलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखकों के नाम है और सूची सेकंड में उनकी रचनाएं हैं। तो ए है वाक्यपति, तो हमको पता है वाक्यपति ने गौड़वाहो की रचना की थी। फिर है भवभूति, तो हमको पता है भवभूति ने मालती माधव की रचना की थी। फिर है सी हर्ष, तो हमको पता है हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी। और डी है वाणभट्ट, तो हमको पता है वाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। तो ए में आएगा 2, ए में 2 इसमें है, ये ए और डी कट जाएंगे। बी में आएगा 4, तो बी में 4 केवल इसमें है, ये कट जाएगा, तो इसमें इस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाक्पति ने गौड़वाहो की रचना की थी। भवभूति ने मालती माधव की रचना की थी। हर्ष ने रत्नावली की रचना की थी और वाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? तो अप्पार नैनार संत थे, नान सबंदर नैनार संत थे, अंडाल अलवार संत थे और सुंदर मूर्ति एक नैनार संत थे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडाल एक अलवार संत थे, एक अलवार संत थी अंडाल। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन अलवार संत था या थी? तो अंडाल एक अलवार जो है संत थी, अंडाल। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 41वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।